हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इफ़ी वेट पर। तो स्टूडेंट, आज हम आपको एक डिजीज जिसका नाम है मिल्क फीवर। आपने सुना होगा कि मोस्टली फील्ड के अंदर केसेस आते हैं कि भाई हमारी गाय या भैंस को मिल्क फीवर हो गया। एक सिम्टम आपको देखने को मिलता है कि हमारी जो गाय या भैंस है वो बैठ गई है, वो उठ नहीं पा रही है। डॉक्टर साहब, आप जल्द से जल्द आइए और इमीडिएटली इसका कुछ समाधान कीजिए ताकि हम इसका इलाज कर पाएँ, ताकि हम इसको बचा पाएँ। तो एक्चुअल में ये बीमारी क्या होती है, इसका नाम है मिल्क फीवर। मिल्क फीवर क्या होती है, क्या लक्षण है, क्या कारण है, क्या डायग्नोसिस है, क्या ट्रीटमेंट है, आज हम वीडियो में बातचीत करने वाले हैं। प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि आपके वेटनरी एग्जाम के अंदर भी इसमें से क्वेश्चन आते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट बीमारी आपको फील्ड के अंदर देखने को मिलेगी। मोस्टली केसेस आते हैं मिल्क फीवर के। ब्याने के बाद ये बीमारी होती है, आपको भी पता होगा। अगर आप एक प्रैक्टिशनर हो या आप एक अच्छी तरीके से स्टडी कर रहे हो वेटनरी को, तो आपको ये पता ही होगा। आज हम क्लियरली बात करने वाले हैं कि भाई ये मिल्क फीवर क्या होता है, ये बीमारी क्या है। अगर मैं आपको ये बात बता दूं कि भाई मिल्क फीवर ये हाईली लैक्टेटिंग एनिमल्स के अंदर होता है, तो आप बोलोगे सर आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हो। जो ऐसी गाय या ऐसी भैंस जिसके अंदर बहुत ज़्यादा दूध उत्पादन होता है, यानी जिसका लैक्टेशन पीरियड रहता है, बहुत अच्छा जाता है, दूध अच्छा जाता है, तो उसके अंदर ये बीमारी आती ही आती है। अब स्पेशली अगर मैं बात करता हूँ मिल्क फीवर की, तो इसको आप हाइपोकैल्सीमिया बोलते हो, हाइपोकैल्सीमिया। अब जहां पे भी वर्ड आपको हाइपो नजर आ जाए, इसका मतलब होता है लो। हाइपो का मतलब होता है लो, हाइपर का मतलब होता है ज्यादा। डायरेक्टली पता चल रहा है कि भी मिल्क फीवर में क्या होता है, कैल्शियम का लेवल ब्लड के अंदर कम आ जाता है, इसके लिए इसको हम मिल्क फीवर बोलते हैं। अगर मैं बात करता हूं मिल्क फीवर की, तो मिल्क फीवर किस तरीके की बीमारी है, यहां से क्वेश्चन अराइज होता है दोस्तों कि मिल्क फीवर आपकी एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। क्या है ये? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। ये भी ध्यान देना, कहीं इसको बैक्टीरियल बीमारी कर दो, वायरल कर दो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ये मेटाबॉलिक में आती है। देखिए समझेगा, सबसे पहले इस फोटोग्राफ को देखिए। ये बेचारी गाय माता बैठ गई है और ये उठ नहीं पा रही है। स्पेशली अगर आप फील्ड में जाते हो तो आपको जो फार्मर है, जो किसान है, वो यही बताते हैं कि हमारी गाय या भैंस उठ नहीं पा रही है। ये देखिए, ठीक है। इट इज एन ए फेब्राइल डिजीज। ये बहुत ही एक फेब्राइल डिजीज है जो कि आफ्टर पार्चुरेशन देखने को मिलती है, यानी पार्चुरेशन का मतलब चाइल्ड बर्थ और पशु के ब्याने के बाद। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि पार्चुरेशन जहाँ पे भी वर्ड आ जाता है तो आप उसको नोट डाउन करेंगे कि वो चाइल्ड बर्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? चाइल्ड बर्थ। जब पशु ब्याह जाता है, उनके अंदर ये बीमारी कॉमनली अपने को देखने को मिलती है, जिसके अंदर सर्कुलेटरी कोलैप्स आपको देखने को मिलेगा। यानी जो आपका जो पशु है वो एक चक्कर खाता हुआ नजर आएगा या वो गिर भी सकता है। जनरलाइज पैरालिसिस, कुछ पार्ट ऐसे, कुछ हिस्सों से वो एकदम बिल्कुल ही पैरालाइज हो जाएगा, यानी हाफ बॉडी उसकी पैरालाइज लाइफ नजर आएगी, उठेगा नहीं वो एनिमल। एंड डिप्रेशन एंड ऑफ कॉन्शियसनेस, और आपका एनिमल ऐसा लगेगा कि वो डिप्रेशन में चला गया है या वो कॉन्शियस हो गया है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। बड़ा ही देखो इंपॉर्टेंट केस है। अगर आपने इस केस को हैंडल कर लिया तो आपके जैसा वेट पूरे गांव में कोई भी नहीं होगा, क्योंकि हमारे जो किसान हैं उनकी जो आजीविका है वो दूध के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आपने उसकी गाय को बचा लिया तो आप उसकी आजीविका को भी बचा रहे हो, ठीक है। तो ध्यान से समझो इस बीमारी को। अब देखिए मिल्क फीवर। मिल्क फीवर यानी हाइपोकैल्सीमिया, जैसा कि मैं बात कर चुका हूं, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। हाइपोकैल्सीमिया मतलब कैल्शियम की अमाउंट ब्लड के अंदर लो हो जाती है। ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है caused by a sudden drop in blood calcium level usually occurring within 72 hours of calving। यानी 72 घंटे अगर हो गए हैं आपके एनिमल को ब्याए हुए, तो विद इन 72 घंटे ये बीमारी आपको देखने को मिलेगी, या इसके बाद भी देखने को मिल सकती है। स्पेशली क्या रहता है, ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल ड्रॉप हो गया, हाइपोकैल्सीमिया हो गया, तो यानी मिल्क फीवर हो गया। ये एक प्राइमरली अफेक्ट इसका रहता है ओल्डर गाय भैंस के अंदर, हाई प्रोड्यूसिंग डेयरी काउस, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड दूध का उत्पादन होता है। अगर मैं बात करता हूँ सिम्टम्स की, तो इसके अंदर लॉस ऑफ एपेटाइट, जिसको आप एनोरेक्सिया बोलते हो। जहाँ पे भी लॉस ऑफ एपेटाइट दिखे तो आपको याद कर लेना है कि सर इसको हम एनोरेक्सिया बोलते हैं, ठीक है। एनोरेक्सिया देखने को मिलेगा। मसल ट्रेमर, यानी काफ़ी ज़्यादा मसल्स बहुत ही वाइब्रेट करनी स्टार्ट हो जाएगी, कंपी सी आनी स्टार्ट हो जाएगी, और उसको डिफिकल्टी रहेगी उस मसल को मूव करने में। एंड इज इनएबिलिटी टू स्टैंड, और वो स्टैंड भी नहीं हो पाएगी, यानी वो खड़ी भी नहीं हो पाएगी। इमीडिएट ट्रीटमेंट विद इंट्रावेनस कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट इज टिपिकली इफेक्टिव। ये जो हम टिपिकली
जो हम ट्रीटमेंट है उसके बारे में बात करेंगे हमारे ट्रीटमेंट में, ठीक है। तो यानी एक पॉइंट आ गया कि हम इसके अंदर कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट देते हैं जो आपके रजिस्टर्ड वेटनरी डॉक्टर होते हैं। अगर मैं बात करता हूं इसके अनदर नेम की, एक नाम और है मेरे प्यारे दोस्तों, पैराटूरियन पैरासिस। एग्जाम के अंदर ये भी आपको देखने को मिलेगा कि भाई मिल्क फीवर का एक नाम और है पैराटूरियन पैरासिस, जो कि डेयरी काउस के अंदर होती है। ये एक मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस है, मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व रहती है किसमें, ऑनसेट ऑफ लैक्टेशन, जब उसका ब्यात आ जाता है या वो दूध पे आ जाती है, या आफ्टर काविंग आपको ये देखने को मिलती है। इतना समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। कुछ ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता देना, ताकि हम एक शॉर्ट क्लिप में आपको उसका सॉल्यूशन बता पाए, ठीक है। आगे देखो, इटियोलॉजी। इटियोलॉजी का मतलब क्या कारण है, क्या कोजेस भी कारण होते हैं, रीजन भी कारण होते हैं। हाइपोकैल्सीमिया के, हाइपोकैल्सीमिया मतलब कैल्शियम की वैल्यू डाउन होगी, लेकिन कितनी डाउन होगी ध्यान से देखिएगा। हाइपोकैल्सीमिया दैट इज डेफिशिएंसी ऑफ द कैल्शियम इन ब्लड। अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाए, जो नॉर्मल कैल्शियम का लेवल रहता है हमारे ब्लड के अंदर 10 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड रहता है, लेकिन इन द केस ऑफ हाइपोकैल्सीमिया ये 3 to 7 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड चला जाता है, तभी आपका एनिमल मिल्क फीवर से सफर करता है या मिल्क फीवर हो जाता है उसको। सडन ऑनसेट ऑफ प्रोफ्यूज लैक्टेशन, जैसे मान लो कि वो ब्या एनिमल आपका जो काविंग हो गई है, काविंग के बाद ही उसका दूध पे आ गया है, तो उसके बाद अगर वो ज़्यादा दूध पे आ जाता है तो ऐसा नहीं है। देखो एक चीज़ मैं बता दूं, मिल्क फीवर के केस के अंदर ऐसा नहीं है कि भाई ब्याने के बाद ही ऐसा हो गया। कई बार क्या होता है, एनिमल 12 से 24 घंटे के बाद भी मिल्क फीवर के सिम्टम दिखाता है, या वो कई बार पहले भी दिखा सकता है, यानी डिफिकल्टी इन पार्चुरेशन ऐसा हो सकता है। तो मिल्क फीवर की प्रोबेबिलिटीज रहती है मोस्ट क्रिटिकल केसेस के अंदर। मोस्ट अकर इन 5 से 9 ईयर ऑफ एज, जब आपकी गाय या भैंस 5 से 9 साल की हो जाती है तो उसके अंदर देखने को मिलती है ये ज़्यादा बीमारी, क्योंकि वो हाईली प्रोड्यूसिंग होगी, जिनका जो मिल्क होगा हाई यील्ड होगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा ब्यात की भैंस होगी है तो ऑटोमेटिकली दूध तो ज़्यादा मिलेगा ही, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ पैराटूरियन पैरासिस की, मिल्क फीवर की, कैन अकर इन काउज ऑफ एनी एज, ये जो किसी भी एज में हो सकता है, स्पेशली ये एज को माना गया 5 से 9 साल की। हाउएवर इट इज मोस्ट कॉमन इन हाई प्रोड्यूसिंग डेयरी काउज, जो हाईली प्रोड्यूसिंग डेयरी काउज है उसके अंदर कॉमन रहती है। एंड देयर थर्ड और लेटर लैक्टेशन, द इंसिडेंस ऑफ हाई इन जर्सी और ग्यूनसी ब्रीड, ये जर्सी और ग्यूनसी ब्रीड है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन आपको देखने को मिलता है। लेकिन इससे भी ज़्यादा और भी बहुत सारी ऐसी नस्लें हैं, जब हम आपको ब्रीडिंग के चैप्टर्स को रीड आउट करवाएंगे तो हम आपको सारा उसमें क्लियर आउट कर देंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन यहाँ से राइज होता है कि भी नॉर्मल लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड इज 10 mg पर 100 ml, बट इन द केस ऑफ हाइपोकैल्सीमिया 3 to 7 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड, तो ये देखने को मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सिम्टम्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। अब भाई आप वेटनरी डॉक्टर की तैयारी कर रहे हो, आप एक वेटनरी असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो, तो आपको सिम्टम्स के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मोस्टली वेटनरी के अंदर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही किया जाता है। अगर मैं बात करता हूँ सिम्टम की, 3 स्टेजेस रहती हैं इसकी, टोटल रहती हैं 3 स्टेजेस, जिसमें से हमारी पहली जो स्टेज है स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट, यानी एनिमल बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहेगा और वो ऑफ फिट हो जाएगा, यानी खाना पीना छोड़ देगा। प्यूपिल उसकी डायलेट कर जाएगी, मसल उसकी स्टिफ हो जाएगी, यानी आंखों के अंदर प्यूपिल पाया जाता है, प्यूपिल एकदम डायलेट हो जाएगा और जो मसल्स हैं आपके एनिमल की बहुत स्टिफ हो जाएगी। आप बोलोगे सर मैंने इतनी कोशिश कर ली, मेरी गाय उठ ही नहीं रही है, तो ये सिम्टम देखने को मिलता है। एनिमल इज अनेबल टू वॉक, वो वॉक नहीं कर पाएगा। अब भाई वो मसल स्टिफ हो गई है तो वो बेचारा उठेगा कैसे, अगर वो वॉक कर रहा है तो कोलैप्स हो जाएगा। देन द एनिमल इज अनेबल टू स्टैंड एंड ड्यू टू मसल ट्रेमर्स, अब मसल ट्रेमर की वजह से वो कोलैप्स करके नीचे गिर जाएगा। जनरली टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, बट समटाइम 103 से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट भी आपको देखने को मिलेगा, और इसके अंदर हाइपर सेंसिटिविटी भी देखने को मिलेगी और बहुत एक्साइटेबिलिटी देखने को मिलेगी, यानी आपका एनिमल बहुत ज़्यादा उत्तेजित रहेगा। ये एक प्राइमरी सिम्टम है, यानी पहला स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट। मिल्क फीवर का पहला सिम्टम है स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट। ध्यान रखना, एक एक पॉइंट को दिमाग में फिट कर लो। एटेक्सिया, एटेक्सिया मतलब क्या होता है दोस्तों, डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी आना स्टार्ट हो जाएगा पशु के अंदर। पशु के अंदर ऑक्सीजन की कमी आ रहा है तो भाई बिना ऑक्सीजन के क्या हम सर्वाइव कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अब मैं बात करता हूं ट्रेमर्स ओवर द फ्लैंक्स एंड ट्राइसेप्स, ट्राइसेप्स के ऊपर या फ्लैंक रीजन के ऊपर आपको ट्रेमर्स नजर आएंगे।
और अगर मैं बात करता हूं हमारे 7 सिम्टम की, ईयर ट्विचिंग नजर आएगी यानी हिलते हुए, हेड बोबलिंग नजर आएगी, घुमाता हुआ नजर आएगा, रेस्टलेसनेस, शफलिंग ऑफ द रियर फीट एंड बिलोइंग। बिलोइंग यानी जो आपका एनिमल बिलोइंग करता है, यानी जो इसको बोलते हो ना कि भी बहुत ज़्यादा रिड़का रही है, या मतलब देसी लैंग्वेज में हम बात करते हैं तो इस तरीके के वर्ड आपको देखने को मिलते हैं, या वो बोल रही है। आगे बढ़ते हैं, सिम्टम समझ में आ गए ना भाई, इंपॉर्टेंट है ये स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट में। आगे बढ़ो, स्टेज ऑफ स्टर्नल रिकम्बेंसी, ये बड़ी क्रिटिकल स्टेज आ जाती है भाई मिल्क फीवर की। इसमें ना तो कोई एक्साइटमेंट रहती, एनिमल डल रहेगा, डिप्रेशन में चला जाएगा। एनिमल इज लाइंग ऑन स्टर्नम एरिया, जो एनिमल का आगे वाला जो पोर्शन है उस पोजीशन में आपका एनिमल स्टर्नम एरिया पोजीशन पे बैठा रहेगा एक साइड पे। डिक्रीज रूमिनल मूवमेंट, रूमिनल मूवमेंट डिक्रीज हो जाएगी। कंप्लीट एनोरेक्सिया यानी खाना पीना तो बिल्कुल ही छोड़ दिया आपकी गाय या भैंस ने। टेम्परेचर इसमें सबनॉर्मल रहता है, हाइपोथर्मिया का केस देखने को मिलेगा। टेम्परेचर इसमें कई बार डाउन नजर आता है, टेम्परेचर इसमें डाउन नजर आता है। नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट रहेगी, पल्स रेट भी बहुत वीक चली जाएगी। अगर मैं डिफिकल्टी की बात करता हूं तो आईवी देने में आपको डिफिकल्ट रहेगा क्योंकि वीक प्रेशर है, ब्लड इन द वेन्स, यानी अगर मैं बात करता हूं वेन्स की, वेन्स के अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा है उसमें बहुत कम प्रेशर है, इसलिए हम आईवी बहुत ही मुश्किल रहेगा। जैसे हाल ही में कुछ ऐसा हुआ था, मैं भी केस पे चला गया था ऐसे देखने, तो उसको आईवी देने में बड़ी डिफिकल्टी फील हुई क्योंकि वीक प्रेशर था ब्लड इन वेन, जो कि एक सिम्टम नजर आता है हमारे पास एक मिल्क फीवर का। जब आप जाओगे ना साइड पे आपको पता चलेगा। ड्राई मसल, मसल काफी ड्राई रहती है। कोल्ड स्किन, ठंडी चमड़ी हो जाती है आप हाथ लगाओगे तो, और कान भी। स्लाइटली ब्लाइंडनेस, हल्का सा अंधापन भी देखने को मिलेगा। मसल ऑफ एनस रिलैक्स, कॉन्स्टिपेशन आपको इसमें देखने को मिलेगी। डिक्रीज इंटेंसिटी ऑफ हार्ट साउंड, यानी हार्ट साउंड की इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। वैसे तो बहुत ही कम यूज किया जाता है स्टेथोस्कोप को, बट इस केस में अगर आप करना चाहें तो देख सकते हैं जो हार्ट की जो साउंड है उसकी इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी, आपको बहुत ही कम नज़र आएगा, सुनाई देगा। ड्राई मसल, मसल काफ़ी ड्राई है हो जाएगी इसके अंदर। लॉस ऑफ एनल स्पिंचर टोन, यानी अगर मैं बात करता हूँ स्पिंटर्स की, स्पिंटर्स क्या होते हैं, एक तरीके के दरवाजे होते हैं जो एनल रीजन पे अंदर की तरफ होते हैं, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा टोन में फ़र्क आएगा। ब्लोटिंग रहेगी आपके एनिमल को। फेलियर टू डेफिकेट, यानी वो इंफेक्शन का केस भी जा सकता है, बंधा पड़ सकता है आपके एनिमल को, या ब्लोट भी हो सकता है। तो ये सिम्टम है हमारे स्टर्नल रिकम्बेंसी के। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, लेटरल रिकम्बेंसी में क्या होता है। देखो भाई, सबसे भयंकर तो यही है, इससे बीच वाली स्टेज भी भयंकर थी लेकिन ये भी बड़ी भयंकर है। अब इसमें क्या होता है, कोमाटोज, आपका एनिमल कोमा में चला गया, उसको पता ही नहीं भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मुझे पता नहीं क्या हो गया, अनकॉन्शियसनेस, इसमें डेथ के चांसेस भी रहते हैं। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही वीक हो जाएगा और सबनॉर्मल टेम्परेचर रहेगा इसमें, यानी टेम्परेचर अप भी जा सकता है डाउन भी आ सकता है। मसल रिलैक्स कर जाएंगी। एनिमल एज्यूम लेटरल रिकम्बेंसी, लेटरल रिकम्बेंसी में आपका एनिमल चला जाएगा, उसी पोजीशन में बैठा रहेगा। टिम्पैनी देखने को मिलेगी। टिम्पैनी का मतलब जैसा कि अभी मैंने भी बताया था आपको, ब्लॉट पीछे पढ़ा रहा था। डेथ विद इन 12 टू 24 आवर, देखिए अगर आपने ट्रीटमेंट नहीं करवाया तो 12 से 24 घंटे के अंदर आपकी गाय या भैंस की मृत्यु हो जाएगी मिल्क फीवर से। मसल काफ़ी ज़्यादा फ्लैसिडिटी आएगी एंड अनरिस्पॉन्सिव टू स्टिमुलाई, आप किसी भी तरीके का स्टिमुलस प्रोवाइड करोगे, अगर आप एक निडल लेके एनिमल को पंचर करोगे या बेसिकली मैं बात करूँ उसको पिंच करोगे तो उसको कुछ भी नहीं फील होगा। आगे बढ़े, सबसे खतरनाक थी फेज ये। अब बात करते हैं डायग्नोसिस की। भी आपको डायग्नोसिस कैसे करना है, स्पेशली सबसे पहले आप हिस्ट्री लोगे एनिमल की कि भी उसका मिल्क यील्ड कितना था, कितना टाइम ऑफ पार्चुरेशन था, कौन सा ब्याज था, सडन ऑनसेट ऑफ कोलेस्ट्रम, भी कितना उसने कोलेस्ट्रम पिला दिया। कई बार क्या होता है ना कि भी हमारी गाय या भैंस ब्याती है तो जो आप जो होते हैं उसके जो बच्चे जो पैदा होते हैं उनको इमीडिएटली ही मदर के पास ले जाते हैं और उसको मिल्क फीडिंग करवाना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, डायरेक्टली मिल्क फीडिंग से हाइपोकैल्शियमिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट टिपिकल सिम्टम देखेंगे आप, तीनों स्टेजेस के ध्यान रखना। ब्लड एग्जामिनेशन भी करवा सकते हैं जिसमें आप हाइपोकैल्शियमिया देखोगे, क्योंकि बात तो हमारी कैल्शियम की हो रही है। कैल्शियम डाउन आ गया तो मतलब मिल्क फीवर हो गया। आगे बात करते हैं। अब देखिए डिफरेंशियल डायग्नोसिस। डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होता है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस वो प्रॉब्लम्स होती हैं। अब मान लिया कि देखो आपने इस बीमारी के बारे में डायग्नोस किया, लेकिन इसी तरीके के सिम्टम कुछ और बीमारियां हैं उनके अंदर भी देखने को मिल जाएंगे। तो आपको अपने माइंड के अंदर क्लियर आउट रखना है कि भाई किटोसिस के अंदर भी सेम ऐसे सिम्टम आ सकते हैं, मेट्राइटिस के अंदर आ सकते हैं, एक्यूट इंडाइजेशन में आ सकते हैं,
ग्रोस टेटनी में भी आ सकते हैं, ट्रोमेटिक गैस्ट्राइटिस में आ सकते हैं, निमोनिया में भी आ सकते हैं, टॉक्सिक मैस्टाइटिस यानी जो थनेला बीमारी है, और टॉक्सिक मेट्राइटिस जो एक इन्फेक्शन है यूट्रस का, उसके अंदर भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। ट्रोमेटिक इंजरी, अगर किसी तरीके की कोई इंजरी हुई है, बाहर से कोई ऐसी स्टिक लगी है, डंडा लगा है, कोई ऐसा पत्थर लगा है उसको, तब भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। हाइपोमैग्नीशिया, मैग्नीशियमिया, अगर मैग्नीशियम की कमी हो गई है, या हाइपोफास्फेटेमिया या फास्फोरस की कमी हो गई है। जब भी तो क्या होता है कि जब भी हम ट्रीट करते हैं मिल्क फीवर को, तो साथ में हमारे पास फास्फेट यानी सोडा एसिड फास्फेट ज़रूर दिया जाता है, क्योंकि फास्फोरस की भी कमी होती है। अगर मैं बात करता हूँ बोन की, तो हमारे पास कैल्शियम और फास्फोरस का रेशो 2:1 रहता है। अब अगर ऐसे कैल्शियम डाउन होया तो क्या फास्फोरस ऐसे ही पड़ा रहेगा? नहीं दोस्तों, फास्फोरस भी डाउन आएगा। तो आपको ध्यान रखना है, दोनों प्रिपरेशन आपको इसमें देनी पड़ेगी। अब देखिए ट्रीटमेंट से रिगार्डिंग, कैल्शियम की प्रिपरेशन चढ़ाते हैं और इसमें हम फास्फोरस की डेफिशिएंसी है तो फास्फोरस देते हैं। अब कैल्शियम की प्रिपरेशन की मैं बात करता हूं तो आपको मार्केट में कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट देखने को मिलता है, बोरोग्लूकोनेट, कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट देखने को मिलता है, या आप जिसे माइफेक्स बोलते हैं। देखिए सबको पता है कि भाई माइफेक्स लगाई जाती है मिल्क फीवर के अंदर, और जिसमें आपको डोज का भी सबको पता होगा, क्योंकि अगर आप एग्जैक्टली डोज जानना चाहते हैं तो अपने नियर बाय वेटनरी डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवा सकते हैं इसकी एग्जैक्टली डोज। तो कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट या कैल्शियम की प्रिपरेशन आप दे सकते हैं, या एक और आती है आपको मार्केट में देखने को मिलेगा थाइकल के नाम से, ये भी काफ़ी प्रचलित है, ये भी लोग चढ़ाते हैं। तो ये आईवी प्रिपरेशंस होते हैं, यानी इंट्रावेनस हमको देनी होती है। कुछ हमें सबकट का भी इस्तेमाल करना होता है, यानी हाफ हम इसमें सबकट दे सकते हैं और हाफ हम आईवी भी चढ़ा सकते हैं। चढ़ा इसलिए सकते हैं क्योंकि वीक प्रेशर होता है वेन्स में, तो इसलिए जितनी चढ़े उतनी बढ़िया है। अगर कम है तो उसको सबकट आप लगा सकते हो, यानी चमड़ी में लगा सकते हो। अब मैंने बात की थी भाई फास्फोरस की, तो क्या हम फास्फोरस को देंगे? हाँ जी, फास्फोरस, सोडा एसिड फास्फेट, सोडा एसिड फास्फेट आप इसमें चला सकते हैं। 40 से 50 ग्राम डेली दे सकते हैं इस केस के अंदर, बाद में आप इसको कम भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक आप फर्स्ट एड लगा लो या एक नॉलेजफुल वीडियो लगा लो, जिससे आप हेल्प कर सकते हैं किसी भी एनिमल की। लेकिन आपके पास एक अच्छे वेटनरी डॉक्टर ज़रूर होने ज़रूरी हैं, जब उनकी प्रेजेंस में ही आपको ये ट्रीटमेंट करना है और आपको अच्छे से एनिमल को डायग्नोज करके ही उसका इलाज करना है। तो दोस्तों हमारे चैनल के ऊपर हम VLDA, जो कि एक हरियाणा के अंदर VLDA का एक कोर्स होता है वेटनरी असिस्टेंट का, LSA, अगर मैं बात करता हूँ VLDA की, तो VLDA के लिए भी हम सिलेबस प्रोवाइड करते हैं, और यही जो सिलेबस आपको LSA में भी देखने को मिलेगा, और इसी तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे वेटनरी इंस्पेक्टर के अंदर, जो कि पंजाब के अंदर एक पोस्ट है, या आप चंडीगढ़ के अंदर हम बात कर सकते हैं। तो इन पोस्टों के बारे में तैयारी करवाई जाती है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको कोई बीमारी के बारे में कुछ ऐसा जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं, लेकिन हमारे चैनल के ऊपर हम मोस्टली कोशिश करेंगे सभी डिजीज़ को एक्सप्लेन करें। तो इसके लिए अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो MCQs भी आएंगे आपके। अब ये जो मैंने बीमारी बताई है इसके भी बहुत सारे MCQs हैं, लेकिन थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। MCQs आपको करवाएंगे, सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करेंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो और इस चैनल को शेयर कर लो अपने प्यारे मित्रों के साथ, ताकि उनकी भी अच्छी तैयारी हो जाए और वो अच्छे से वेटनरी को समझें, वेटनरी को रीड आउट करें। अगर कोई डाउट है आपके माइंड में तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। और ये जो हमारे पास जो मैंने आपको ये PDF बनाई है, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में हम प्रोवाइड कर देंगे। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल का, ज्वाइन कर लीजिए। इस PDF को अच्छे से पढ़ लेना, अपने नोट्स बनाना चाहे तो नोट्स भी बना सकते हैं। थैंक यू सो मच, और अगली वीडियो का इंतजार जरूर करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच।